Good morning, guys. Good morning to everybody. How you are? I think you may be good. You may be awesome at your home. Now, guys, here for class 9th, I have to go through the chapter number 1, fundamental of life. So it is the cell. So there is some portion remaining. As the previous video I have uploaded some other topics. Now I have to explain about the topic cell membrane. सेल मेम्ब्रेन. सेल में इसके पहले मैंने दो चीज़ें बताई हुई है, सेल डिस्कवरी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटोनी वॉन लीवनहॉक with the Robert Hooke and other cell theory. And the next one, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन आप लोग देखते हो एनिमल सेल के अंदर, ये जो बाहर से इसको कंटेन करता है या बाहरी लेयर होता है इसका, जो बहुत इम्पोर्टेंट लेयर है किसके लिए, पहला है प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा यहाँ पे जो एक्सचेंज होते हैं मटेरियल, क्योंकि ये कैसा रहता है, सेमी परमेएबल रहता है, और इसके साथ साथ इसमें जो बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, वो कंपोजिशन है प्रोटीन का और साथ में लिपिड बाइलेयर. तो वैसे तो दिखाई नहीं देगा, बट इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पे हम देखें कि इसको डिस्कवर किया गया, इसको देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और ये पाया गया कि इसके पास क्या होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन. तो आउटर मेम्ब्रेन पे देखें, यहाँ पे, और ये आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं बहुत सारे लिपिड बाइलेयर्स हैं. तो यही लिपिड बाइलेयर्स हैं जिनसे ये कंटेंट होते हैं. मेन इनका फंक्शन है, मेन फंक्शन है कि प्रोटेक्शन का और अलावेंस का, सम ऑफ द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल टू एक्सचेंज. सो हियर इज स्ट्रक्चर. आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये लिपिड का लेयर हो गया, और इसमें जो है इनर सरफेसेस हैं और आउटर सरफेसेस हैं, जहाँ पे आप देखेंगे ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि बाउंड करता है दोनों मॉलिक्यूल्स को.
क्या करता है, बाउंड करता है एक दूसरे से, और इनके बीच में ये सरफेसेस हैं जिसको हम लोग इनर सरफेस कहते हैं, और दिस वन इज आउटर सरफेस। तो इनर और आउटर सरफेस आपने देखा, इस इनर सरफेस में बाई लेयर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं बाई लेयर। और ये बना किससे होता है, कंपोज्ड होता है किससे, लिपिड और ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और दूसरा प्रोटीन से। प्रोटीन कैसे रहता है, प्रोटीन इसमें एम्बेडेड होता है ऐसे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन जिसको हम लोग एक्सट्रिंक्ट प्रोटीन कहते हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे की तरफ प्रोटीन लगे रहते हैं आउटर सरफेस पे, वो प्रोटीन कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ऐसी हो रही है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटर सरफेस है, इनर सरफेस है। तो आउटर सरफेस पे पाया जाने वाला एक्सटिंक्ट प्रोटीन होता है, और यहाँ पे इनर सरफेसेस पे ये इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक्सटिंक्ट और इंस्टिंक्ट, एक्सटिंक्ट और इंस्टिंक्ट प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये फॉर्मुलेशन करते हैं, एक फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और इनका मेन फंक्शन है क्या करना, कि जो भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, दोनों मॉलिक्यूल मिल करके इस बाई लेयर या सेल के मेम्ब्रेन का एक फॉर्मेशन करते हैं, और वही फॉर्मेशन वही इनगल्फ में भी काम आता है। डिफरेंट टाइप के जो इनगल्फिंग है या फूड का इनगल्फ होता है, इसी के थ्रू होता है, इसी लेयर के अंदर से। तो इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं। कंटेंट मतलब सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और यही ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे, ये सेल ऑर्गेनेल्स उनके अंदर जो फूड को रिक्वायरमेंट होती है, फूड को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज के फ्लेक्सिबल, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसके अंदर क्या होता है, मोमेंट होता है। मोमेंट की वजह से देयर इज अ पथवे बाय विच द फूड इज इंगल्फिंग आर इंटर्ड इनटू द सेल मेम्ब्रेन आर इनटू द सेल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही इनका क्या होता है, इंगल्फिंग होता है फॉर देयर सर्वाइवल। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग, क्योंकि एक लेयर है
और इस लेयर के अंदर जब भी कहीं कोई लेयर के अंदर इनगल्फिंग होती है या मोमेंटम होता है, मोमेंट होता है सब्सटेंस का, तो वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। और ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल और ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द आउटर एक्सटेंट टू द इनर एक्सटेंट और द फ्रॉम एक्सटर्नल एरिया टू द इंटरनल एरिया, then it is said to be what? It is called as osmosis. Why? Because the transformation of a substances are the substances which is in a higher concentration, which have to move into the lower concentration, from a region of higher concentration towards the region of lower concentration through a semi-permeable membrane. This one is called as osmosis. Why? Because it is called as end osmosis. Because the movement of a substance from the outer environment to the inner environment through a semi-permeable membrane. So it is called as a osmosis, but it is from the outer side to the inner side. Then it is said to be what? It is said to be the end osmosis. Clear? तो end osmosis के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना फूड को अडॉप्ट करते हैं. नेक्स्ट इज ये सेलेक्टिवली परमिएबल है. मैंने पहले भी बताया सेलेक्टिवली परमिएबल होगा तो इसमें मोमेंट ऑफ सब्सटेंस होंगे बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ. तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकते हैं, यानी कि जो वेस्टेज होते हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं और जो रिक्वायर्ड होते हैं, नीड होती है जिनकी, वो अंदर की तरफ आ जाते हैं. तो जो अंदर की तरफ आने का मोमेंटम है या मोमेंट करके बाहर से अंदर आते हैं वो एंड ऑस्मोसिस कहलाता है. और अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वो एक्स की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं. प्रोसेस ऑस्मोसिस का है, अंदर आ रहे हैं तो एंड ऑस्मोसिस, बाहर जाएंगे तो एक्स ऑस्मोसिस. नेक्स्ट इज इसके अंदर कुछ सेमी फ्लूइड कंटेंट बने रहते हैं. मैंने पहले बताया कि ये बाहर रहते हैं तो इसके अंदर कुछ फ्लूइड रहता है और फ्लूइड से ही ये सभी को क्या करता है, बाइंड करता है. नेक्स्ट इज बहुत सारे इसके अंदर जो सेल है, अज्यूम करिए कि हियर इज सम प्रेशर और माइट बी सम एक्सटर्नल रीजन बाय विच देयर विल बी द एनी external criteria takes place by which it could be get injured, so it can protect. अगर कहीं से इसको धक्का लग जाए या चोट लग जाए तो इसको बचाता है, इंजरीज से बचाता है, चोट लगने से बचाता है. नेक्स्ट इज कि ये अलाउ करता है कुछ मटेरियल को जाने के लिए, कुछ मटेरियल को रहने के लिए. नेक्स्ट इज कैरी प्रोटीन्स एंड प्रोटीन फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. प्रोटीन रहेगा तो बॉडी का फॉर्मेशन होगा या बॉडी फॉर्म करेगी, तो उस प्रोटीन के एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सेल मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट इज कि यहाँ पे हमने जब बात किया कैसी, एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस. तो हाउ कैन दे बी सेपरेटेड, हाउ कैन दे बी डिफ्रेंशिएटेड, उनका डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सा है. आइए देखते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में डिफरेंशिएशन. Osmosis can always take in place of a liquid medium or a fluid medium where there is a selective permeable membrane. As I have already told you about, this is the semi-permeable membrane, or you can say the selectively permeable membrane, by which the moment of transportation of a substance takes place. This one is called as a osmosis. That means moment of a substances from a higher concentration towards the lower concentration with a semi-permeable membrane. This is only takes place through a fluid medium or a liquid medium. But diffusion is what actually? Diffusion, ऑस्मोसिस का एक और हम बता दें एग्जांपल, आपने सेल मेम्ब्रेन में देख लिया. दूसरा सेल मेम्ब्रेन, अगर हम कहें कि हमारे जनरल लाइफ में सेल मेम्ब्रेन का है, तो वो सेल मेम्ब्रेन हमारे आरओ वाटर के अंदर जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, जो न्यूट्रिएंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, जो नहीं होते हैं वो बाहर चले जाते हैं. या हम ये कहें कि जहाँ हायर कंसंट्रेशन है मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है, जिसको नाम ही पड़ा हुआ RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो उसमें वहाँ पर यूज़ किया जाता है. दूसरा है कि आपका डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न इज़ आल्सो अ मोमेंट ऑफ अ सम गैसियस पार्टिकल फ्रॉम one particular space or place to another place. How it can happen? I mean कि जब भी कोई पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है
किसी हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. दिस कैन ओनली बी टेक्स प्लेस इन अ गैसियस रीजन और माइट बी इन केस ऑफ सम लिक्विड रीजन और फ्लूइड रीजन. किसी फ्लूइड के मीडियम में या लिक्विड के मीडियम में भी हो सकता है और साथ साथ गैसियस में भी हो सकता है. जैसे कि एक कोई इंसेंस स्टिक जला दे या कोई अतर लगा के आता है या सेंट लगा के आता है, तो एक जगह पे रहता है, धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो आपको थोड़ी देर में उस जो स्मेल आती है वो पता चलता है आपको. अज्यूम करिए कि किसी ने एक कॉर्नर पे जो इंसेंस स्टिक रख दिया हो या जो डियो होता है या परफ्यूम होता है या सेंट होता है, किसी भी तरह के जो फ्रेगरेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो एक जगह पर रहता है, धीरे धीरे उनका कंसंट्रेशन दूसरी जगह पे चले आता है. कैसे? फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. लेकिन ये किस केस में हो रहा है? किसी बंद कमरे में है, किसी प्लेस पे है, तो वो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है. दिस वन इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन. So guys, here is a two type of a substance movement of a substance from one place to another place, that is a osmosis, and second one is diffusion. This diffusion and osmosis in a very important, as I have earlier told you, how they differ from one another. पहले हम बता दें कि जो मोमेंट होता है मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का, तो वो एक पर्टिकुलर मीडियम में हो सकता है. जैसे कि ऑस्मोसिस का सिर्फ लिक्विड में होगा, लेकिन जो डिफ्यूज़न होगा लिक्विड में भी होगा और गैसियस में भी होगा. नेक्स्ट इज़ कि इसके जो डिफ्यूज़न कभी कभी सॉलिड के केस में भी हो सकता है. यस, हाँ, डिफ्यूज़न लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस में हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड केसेस में होती है. इसके थ्रू 3 तरह के सोल्यूशन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और एक है हाइपोटोनिक. तो इसमें डिफ्रेंसिएशन कैसे हम करें कि हाइपोटोनिक कौन सा है, हाइपरटोनिक कौन सा है और आइसोटोनिक कौन सा है. आइसो जहाँ पे आ जाए वर्ड, उसका मतलब होता है लेवलिंग, एक बराबर. आइसोटोनिक, अ सोल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द particles, or you can say the solute, is distributed overall equally, then it is called as isotonic. Wherever the solute particle is more on one place than that of the other places, that means wherever the solute molecules are higher than that of a solvent, then it is called as hypertonic. And hypotonic, in which when there is solvent is lesser but the solute is more, then it is hypo. And hyper it is, I'm sorry, एक शायद हमने कुछ बोला है कि कभी भी जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट ज़्यादा होंगे किसी सोल्यूशन में और सॉल्यूट कम होगा, तब ये हाइपर हो जाएगा. और अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए और सॉल्वेंट कम है तो हाइपो सोल्यूशन होगा. और अगर एक दोनों दूसरे के बराबर होते हैं तो क्या होगा? तब वो आइसोटोनिक होगा. जैसे शक्कर का घोल बना ले या एक सोल्यूशन बना ले शुगर का, तो उसमें शुगर का अगर अमाउंट ज़्यादा हो गया तो वो हाइपो हो जाएगा, अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो वो हाइपर हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो आइसोटोनिक होगा. तो ये रहा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन. एक इसके बाद हम लोग कुछ और भी देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं गाइस.